तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कौन कौन से टाइप होते हैं? जैसे मैंने कहा अभी बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, और एक होता है टर्सरी सॉल्यूशन। बाइनरी एंड टर्सरी। बाइनरी का मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट हो जाएंगे तो बाइनरी, और तीन कंपोनेंट हो जाएंगे तो टर्सरी होता है। ठीक है। तो बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट होने चाहिए, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी। टर्सरी का मतलब दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, या फिर दो सॉल्वेंट एक सॉल्यूट। तो कुल मिला के चाहे दो सॉल्वेंट रखो या एक सॉल्यूट रखो, लेकिन तीन होने चाहिए, तो टर्सरी। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है आपका एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस किसे कहेंगे और नॉन एक्वस किसे कहेंगे? एक्वस का मतलब जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, और नॉन एक्वस का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट होता है अदर देन वाटर, वाटर को छोड़ के कुछ भी हो जाएगा, तो वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है। अब आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कहते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance which dissolve to a particular amount of substance solution। सॉल्यूशन के पर्टिकुलर अमाउंट में जितना अमाउंट किसी सॉल्यूट का या सब्सटेंस का डिजोल्व करेंगे, वो उसकी कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड है हमारे पास। पहला परसेंटेज, इसके भी तीन टाइप हैं, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास वॉल्यूम परसेंट। दूसरा इसमें आता है स्ट्रेंथ। तीसरा इसमें आता है मोलैलिटी, फिर मोलैरिटी, मोलैरिटी, फिफ्थ में नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, सिक्स में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फिर मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन और पीपीएम। तो ये आपके कंसंट्रेशन के एक्सप्रेस करने के मेथड है। अब वन बाय वन करते हैं। परसेंटेज में देखो, मास परसेंट। मास परसेंट का मतलब जितना अमाउंट किस में होगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब इन दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन जाएगा इनटू 100, तो मास परसेंटेज हो गया। ये तो आसान है। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन इनटू 100। इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से या बाई मास से। तो इसका मतलब मास परसेंटेज गिवन है। इसको दिखाएंगे बाय वॉल्यूम से या फिर वी बाई वी से। तीसरा इसमें आता है मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको डिनोट करेंगे बाय मास वॉल्यूम या फिर डब्ल्यू बाय वी। तो समझ जाओगे डब्ल्यू ऊपर है यानी वेट, और नीचे वी है मतलब वॉल्यूम। तो इस तरीके से ये कंसंट्रेशन का स्टेप खत्म होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन में ये चीजें दी होती है आपको। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये ग्राम में होना चाहिए, डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे होना चाहिए लीटर में। ठीक है, वो क्या है, स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ है, और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर लीटर। तो कोई भी चीज होगा उसका अमाउंट देखना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी। इसके बाद आता है मोलैलिटी। इसको दिखाएंगे स्मॉल एम से।
इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बी है सॉल्यूट के लिए और ए होता है सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे, ये सॉल्वेंट का वेट है केजी में और ये मोल होना चाहिए। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में, तो ये मोलालिटी हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स में कोई क्वेश्चन आता नहीं है, नंबर ऑफ मोल को चेंज कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। 1000 क्यों है, क्योंकि केजी में है। अगर हमारे पास क्वेश्चन ग्राम में आएगा तो हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि वो केजी Yes. में कन्वर्ट हो जाए। अब ये ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो ये इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होगा किसका, मोलैलिटी का। ठीक है, तो मोलैलिटी के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला, यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर केजी। यूनिट कहाँ से लेते हैं, मेन मेन फॉर्मूले से लेते हैं यूनिट को, तो यूनिट हो जाएगा इसका मोल पर केजी, या स्मॉल एम से भी से दिखाते हैं। अगर आपने डाइल्यूट किया, मतलब एक सॉल्यूशन ये रखा, दूसरा सॉल्यूशन ये रखा, दोनों को मिक्स कर दिया, एक की मोलैलिटी M1V1, दूसरे की M2V2, तो रिजल्टिंग कितना होगा, तो होगा M3 और वॉल्यूम को प्लस कर देंगे V2 प्लस V1 प्लस V2, तो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये M3 का कंसंट्रेशन आ जाएगा, रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक और इसमें आता है ऑन डाइल्यूशन, जैसे आपने सॉल्यूशन रखा M1 वॉल्यूम V1, अब इसमें कुछ वाटर मिला दिया यानी डाइल्यूट कर दिया। अब हम कहेंगे बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, तो इसकी M2 और वॉल्यूम V2, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो इससे से सॉल्व कर लो। ठीक सर है, ये यहाँ भी तक क्लियर हुआ। मोलारिटी के लिए है। हाँ, मोलारिटी के लिए है। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, अगर मोलैलिटी है तो मोलैलिटी होगा स्मॉल एम आएगा, और मोलैरिटी होगा तो कैपिटल एम आ जाएगा, यस सर। है ना। ये यस चीजें सर। सबके लिए सेम है, नॉर्मेलिटी के लिए भी सेम है, मोलैरिटी के लिए भी और मोलैलिटी के लिए भी। अब मोलैरिटी, मोलैरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, बस एक चेंज है इसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। अब इसमें क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स में तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो उसकी जगह पे क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम। अब लीटर में है लेकिन क्वेश्चन ml में देते हैं, तो हम इसको शॉर्ट यहीं कर देते हैं, ml को 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम। उसमें क्या था, WA था यहाँ पे बस, और यहाँ पे V है, बाकी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि क्वेश्चन वेट में आएगा, मोल में नहीं आता है। ठीक है, यस सर। बाकी का स्टेप सेम है। देखो, अगर मोलारिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, आपने कुछ वाटर मिलाया, वाटर मिलाने के बाद क्या हुआ, जो सॉल्यूशन बना वो M2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, तो ये फिक्स है जो इसका फॉर्मूला है। यस सर। ठीक, अब यस सर। देखो रिजल्टेंट के लिए क्या है, ये एक सॉल्यूशन M1 था, वॉल्यूम था V1, इसको मिक्स किया आपने दूसरे के साथ, M2 है, वॉल्यूम है V2 है, इन दोनों को मिला के जो सॉल्यूशन बना, ये बना M3, वॉल्यूम क्या होगा V1 प्लस V2, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। तो ये फॉर्मूला है कब, जब आपने दो चीज को मिक्सअप किया है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या होगा। ठीक है, यस सर।
अब नेक्स्ट देखो इसमें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या होता है देखो, इसको दिखाते हैं कैपिटल एन से। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी यहीं से निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। इसी से आएगी इसकी यूनिट, जो इसका फॉर्मूला है। और डेफिनेशन भी यहीं से बनता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो नीचे है उसे 1 मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आएगा, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मीन्स होता है गिवन वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होगा मोलर मास, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, जो सबके लिए अलग अलग निकलता है। तो ये एन फैक्टर और मोलर मास है। तो इससे ओवरऑल हम देखेंगे कि जो नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर के बराबर होती है। तो इतना ज्यादा अगर आपको नहीं करना है, मोलैरिटी निकालो, उसको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। एन फैक्टर सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे एसिड है, तो एसिड के लिए हम क्या देखते हैं, कितने H प्लस डिस्प्लेस कर रहा है वो पर एटम या पर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने कहा HCl, तो ये एक H को हटा सकता है, तो इसकी एन फैक्टर 1। H2SO4, तो इसमें 2 H हट सकते हैं, तो 2। H3PO4, इसमें 3 H हट सकते हैं, तो 3। ऐसे ही अगर बेस होगा, तो बेस के लिए देखते हैं कितने OH डिस्प्लेस होंगे पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल के बेस पे। जैसे NaOH, एक OH है तो 1। अगर आ गया MgOH का होल ट्वाइस, तो 2 OH हट सकते हैं, 2। Yes. AlOH का होल थ्राइस, 3 H हट सकते हैं, तो 3। Yes. ठीक है, तो इसमें एसिड बेस की होती है एसिडिटी और एसिड की होती है बेसिसिटी। Basicity. ठीक है, तो Yes, इससे sir. बेस पे हम एन फैक्टर निकालते हैं। अगर कोई सिंपल एलिमेंट है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या आता है, जैसे मैंने कहा Fe, तो इसमें 2 प्लस चार्ज है तो 2, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने ट्रांसफर कर रहा है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, जो भी उस पर चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। अगर कोई सॉल्ट लिया आपने, सॉल्ट मतलब जैसे मैंने कहा Na2CO3, तो Na की वैलेंसी क्या है, +1 है, 2 के लिए +2 हो जाएगी। ऐसी CO3 का -2, तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव भी 2 आएगा, प्लस भी 2 आएगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। तो जब सॉल्ट होगा तो उस केस में हमने क्या करना है, किसी भी एक को कंसीडर करना है, माइनस वाले को या प्लस वाले को। ठीक है, तो वहां से हमें उसका एन फैक्टर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मेलिटी। बाकी का नॉर्मेलिटी का सेम है, लेकिन नॉर्मेलिटी को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। जैसे इसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें हमने कुछ वाटर मिलाया और फिर ये सॉल्यूशन बन गया आपके पास N2 और वॉल्यूम V2। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला आता है, N1V1 इज इक्वल टू Also, and to N2V2। V2. ठीक है, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा। Yes, नेक्स्ट है, sir. अगर दो आपने लिए हैं और इसको मिलाया और ये सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब इसकी नॉर्मेलिटी N1 वॉल्यूम V1, इसकी नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम V2, इसकी बन गई 3 और वॉल्यूम है V1 प्लस V2। तो इस केस में क्या होगा, N1V1 N1 प्लस V1 plus N2 N2V2 V2 is इज equals to इक्वल टू N3 N3V1 प्लस V1 plus V2। V2. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, sir. क्लियर, Yes, N1 sir. V1 जैसे प्लस N2 V2, तो वही फॉर्मूला जैसे
मोलैरिटी के का था, रिजल्टेंट। मोलैरिटी का था, नॉर्मेलिटी, Yes, sir. तीनों का सेम चलेगा। Yes, sir. अब इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट, यानी कोई एक चीज थी आपके पास, आप उसमें बताओगे कितना पार्ट यूज हुआ है। तो इसमें होता है जैसे दो कंपोनेंट है ए और बी, तो सपोज इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb, इसमें इसका मोल फ्रैक्शन है XA, इसका XB। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन A बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी इसका रेशियो। अगर मैंने कहा मोल फ्रैक्शन B बताओ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वो हो गया मोल फ्रैक्शन B का। और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, तो टोटल जितना भी होगा वो 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोल Yes. फ्रैक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, तो दोनों Yes, कैंसिल कट आउट हो जाएगा। जाएंगे। हाँ, Yes, sir. तो यूनिट को कभी भी फॉर्मूले से निकालना, ये भी मोल में है ये भी मोल में है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो नो यूनिट। Yes, sir. तो ये मोल फ्रैक्शन का हो गया। अब इसके बाद आता है मास फ्रैक्शन। तो मास फ्रैक्शन में क्या होगा, देखो यही चीज सेम है, जैसे आपने दो कंपोनेंट रखा ए बी, इसका वेट है WA, इसका वेट है WB, और इसका मास फ्रैक्शन को भी इसी से दिखाते हैं, दोनों को सेम से दिखाएंगे। तो मास फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू वेट ऑफ A अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे उसमें था वही है, यहाँ पे वेट के टर्म्स में होगा क्योंकि ये मास है और वो था मोल, तो मोल को मोल के रिस्पेक्ट में देखेंगे और मास को मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, WB अपॉन WA प्लस WB। तो ये हो गया मास फ्रैक्शन, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्लियर? Yes, sir. अब PPM है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में से कंपैरिजन करना है। परसेंटेज में क्या था, पार्ट्स पर 100, अब ये है पार्ट्स पर मिलियन। तो PPM में क्या होगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज का ही हिसाब होगा बस, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1 मिलियन, मतलब 10⁻⁶। ठीक है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मिलियन के कंपैरिजन में करेंगे तो इसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों तरफ ग्राम है। ठीक है, ऊपर भी ग्राम है, ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी, तो नो यूनिट। तो ये पहला आपका स्टेप खत्म हो गया कंसंट्रेशन का। क्लियर है? Yes, sir. अब नेक्स्ट देखो सॉलिबिलिटी का आता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यही इंपॉर्टेंट है, बस वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये डिसॉल्व होगा कितने से, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड से। ठीक है, ये 100 cc ऑफ ml ऑफ लिक्विड से होगा टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनना चाहिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये फिक्स होने चाहिए, क्योंकि अगर ये चेंज करोगे तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है, वो उसकी क्या हो गई, सॉलिबिलिटी हो गई। जैसे हम परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज में हम सॉल्यूशन लेते हैं, बस यहाँ पे लिक्विड लेना है यानी सॉल्वेंट लेना है, बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई सर डिफरेंस नहीं है। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, प्रेशर यस सर। बढ़ाया तो भी सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो फिर पार्शियलिटी हो जाएगी ना, किसी के साथ आप टेम्परेचर 100 करोगे और किसी को 50 करोगे, तो 50 वाला तो कम रह जाएगा, 100 वाला ज्यादा हो जाएगा। यस तो इसीलिए फिक्स करना है हर एक के लिए, यानी STP कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक, यस सर। अब इसके बाद कौन से फैक्टर हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर, फर्स्ट वन इज नेचर। नेचर में क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी अगर पोलर गैस है तो डिसॉल्व होगी किसमें, पोलर लिक्विड में, और अगर नॉन पोलर है, नॉन पोलर गैस है तो डिसॉल्व होगी
नॉन नॉन पोलर पोलर लिक्विड लिक्विड में। के साथ। हाँ, तो ये नेचर देखना पड़ेगा आपको, पोलर पोलर के साथ होगा, नॉन पोलर के साथ डिजोल्व होगा, पहली चीज। दूसरा है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि जब आप किसी सॉल्यूट को लेते हो यानी गैस को लोगे और उसे किसी लिक्विड में मिलाओगे, तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसमें सॉल्यूशन होगा और हीट बाहर निकलती है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अगर हम यस सर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, घट। इसमें कम हो जाती है, यस सर। क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट तो पहले से निकाल रहा है। आप और हीट यस सर। दोगे तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाएगी। ये कौन सा लॉ लगता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, यस सर। अब देखो नेक्स्ट आता है प्रेशर। प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है इसमें, टेम्परेचर भी पूछा जाता है इसमें, प्रेशर भी आता है। प्रेशर में आता है आपके पास हेनरी लॉ। तो हेनरी कहता है कि जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सॉल्युबिलिटी के या मोल फ्रैक्शन के। जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी या उसका मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी कांस्टेंट आया क्योंकि हेनरी ने दिया है, तो हेनरी कांस्टेंट यूज होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया हेनरी लॉ का। ठीक है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का या गैस का। और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, इसमें एच के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा वो कहता है कि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जितना मास ज्यादा होगा उतना प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो फिर के एच आ जाता है। तो के एच क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट होता है। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, और प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के एच आता है, तो मास इज इक्वल टू के एच इंटू पी। ठीक है, यस सर। यस सर। तो दो फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं। अब आता है के एच। के एच है क्या, तो के एच होता है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे के एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी के एच की वैल्यू बढ़ेगी टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, के एच की वैल्यू डिफरेंट होती है हर एक गैस के लिए, डिफरेंट होती है डिफरेंट गैस के लिए, ये फिक्स नहीं होती है, इसीलिए दिया नहीं होता है। वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या है वो वहीं पर डिपेंड करता है। दूसरा नेक्स्ट है के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये है के एच के कैरेक्टरिस्टिक्स। टेम्परेचर बढ़ने से के एच बढ़ेगा, डिफरेंट गैस के लिए के एच की वैल्यू डिफरेंट होगी। और तीसरा है कि अगर आप के एच की वैल्यू बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। यस सर। अब इसमें आता है लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब कहाँ पे ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और गैस ऐसी होनी चाहिए कि ना तो वो डिकम्पोजिशन हो सके उसका, ना तो टूट सके, ना वो एसोसिएट हो सके किसी के साथ। अगर एसोसिएट हो गया, डिसोसिएट हो गई तो गैस तो रहेगी नहीं, तो कहाँ से प्रेशर लगाएगी। या फिर वो लिक्विड के साथ केमिकल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, पता चला इसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन बना दिया, तो फिर कहाँ से वो प्रेशर लगाएगी। तो केमिकल फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ना उसका एसोसिएशन होना चाहिए, ना उसका डिसोसिएशन होना चाहिए, ना वो लिक्विड के साथ कोई केमिकल फॉर्म करना चाहिए। तो ये खास बात होनी चाहिए, अगर ये होगा तो हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और यस आइडियल सर। कंडीशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है इसके एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि पहला होता है कि कार्बोनेटेड बीवरेजेस में, कार्बोनेटेड बीवरेजेस में यूज होता है।
जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक को हम क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गया आपका, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गया, इसको आपने देखा होगा कि अंडर हाई प्रेशर में रखा होता है। हाई प्रेशर में क्यों रखते हैं, क्योंकि उससे CO2 गैस, देखो इसे हाई प्रेशर में सील करके रखते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर में क्या होगा, CO2 गैस की जो सॉलिबिलिटी है सॉल्यूशन में वो ज्यादा होगी, और इससे वो टेस्टी होता है। और अगर CO2 गैस निकल गया तो उसका सारा टेस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए उसे Yes, sir. ठंडे में रखते हैं, है ना, ताकि CO2 गैस की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा हो। ठीक है। और सील बंद करके क्यों रखते हैं, क्योंकि प्रेशर हाई प्रेशर में रखा होता हो तो गैस उड़े ना वहां से। Yes, sir. ठीक है। अब इसके Sir. बाद सेकंड आता है इसमें स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ये क्या करते हैं, पानी के नीचे चले जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है इसमें जनरली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ही होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्या होती है कि सॉल्युबल होती है, ज्यादा सॉल्युबल होती है किसके साथ, ब्लड के साथ। अब ब्लड के साथ ज्यादा सॉल्युबल होती है। अब आप नीचे पहुंच गए, ये उसकी हाइट है, आप नीचे पहुंच गए हो। अब जैसे यहाँ से ऊपर जाते हो तो क्या होता है कि पहले ज्यादा सॉल्युबल था तो प्रेशर भी ज्यादा लग रहा था। ठीक है। अब ये सॉल्युबिलिटी क्या हुई, कम हो गई। जैसे आप ऊपर जाओगे, जब नीचे थे आप, यहाँ देखो यहाँ नीचे पहुंचे थे आप, प्रेशर भी ज्यादा था, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड ये भी ज्यादा था, क्योंकि जो नाइट्रोजन था वो पूरा ब्लड के साथ घुल गया। अब जैसे आप यहाँ से ऊपर गए तो क्या हुआ कि प्रेशर कम हो गया, प्रेशर डिक्रीज होने लग गया, तो क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो अब नाइट्रोजन क्या होगा, आपकी बॉडी में रिलीज होने लगेगा, ब्लड से बाहर निकलने लगेगा। तो क्या होगा, उसकी वजह से आपको बहुत हार्ड पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, क्योंकि ये फोर्स लगाएगा अंदर आपके मसल्स वगैरह पे। तो उसकी वजह से इसको, इस डिजीज को हम कहते हैं बैंड, और ये बहुत Band. ज्यादा पेनफुल होता है, ध्यान रखना ये पेनफुल होता है। और इसको कहते हैं हम बैंट डिजीज, बैंट BEND, बैंड। Yes. ठीक है। तो ये स्कूबा डाइवर्स है। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग इसको डाइल्यूट करने के लिए हीलियम को मिला देते हैं इसमें, हीलियम को यूज किया जाता है इसमें। हीलियम, हीलियम क्या होता है, लेस सॉलेबल होता है ब्लड के साथ, तो जब घुलेगा ही नहीं तो प्रेशर कहाँ से लगाएगा। तो जब लेस सॉलिबिलिटी होगा तो प्रेशर भी लेस हो जाएगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी इसकी कम होती है ब्लड के साथ। ये लेस सॉल्युबल होगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा, तो इसीलिए ये जो पेन होता है वो उससे आप बच जाओगे। ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट इसमें आता है एट हाई एल्टीट्यूड। अगर आप हाई एल्टीट्यूड में चले गए, ऊपर चले गए, आप चलते चले जाओगे, तो हम क्या करते हैं कि सांस तेजी से लेने लगते हैं। क्यों लेने लगते हैं, क्योंकि जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में जाते हो, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में जाओगे तो उससे क्या होगा कि जो अमाउंट है इसकी ऑक्सीजन की वो लेस होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है। कम होती चली जाएगी तो उससे क्या होगा, अब अमाउंट ऑक्सीजन की कम हो गई, उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन क्या होने लगेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा। अब ऑक्सीजन कम होगा तो उससे क्या होगा, हमें जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाएगी, वो कम हो थिंकिंग जाएगी. पावर कम हो जाती है। ठीक है, सोचने की पावर कम हो जाती है, और इसे हम कहते हैं एनॉक्सिया। तो इस Yes. डिजीज को कहते हैं एनॉक्सिया। तो इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं हम अपने साथ, ताकि ऑक्सीजन कम ना पड़े हमारी बॉडी पे। ठीक है। Yes, sir. तो ये है आपका हेनरी लॉ, पूरा फिनिश होता है आपका। अब इसके बाद Yes, आता sir. है आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर कहते हैं कि जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वेपर्स, तब इक्विलिब्रियम में और एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे आपने ये रखा है, इसमें आपने ये लिक्विड रखा है, और यहाँ पे अब हीटिंग करोगे तो इसके वेपर्स बनेंगे, और ये लिक्विड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा अगर आपने हीटिंग किया तो। मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे।
कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है पता है आपको? कंडेंसेशन मींस जब सर कोई वेपर जब चेंज होती है लिक्विड में तो उसे लिक्विड कहेंगे में कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन का मतलब क्या होता है? वेपोराइजेशन लिक्विड से मींस होता वेपर है, में चेंज होना। हाँ, जब लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए कि जिस रेट से लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है उसी रेट से वेपर्स भी लिक्विड में चेंज हो रहा है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इस कंडीशन में जो ये वेपर्स बन रही है ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना प्रेशर लगाती है वो उसका वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है। यस सर। अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से जिस पे अफेक्ट होता है? पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना हीट ज्यादा दोगे वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। दूसरा नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर में क्या होता है कि जित इसमें देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतने ना कम बनेंगे। कम होगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इसे कहते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट यस पे भी सर। इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका। ठीक है। तो ये उसके फैक्टर्स हो गए वेपर प्रेशर के। अब इसमें आता है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या कहता है? एक होता है वोलेटाइल के लिए, एक होता है नॉन वोलेटाइल के लिए। तो वोलेटाइल के लिए क्या कहता है? वो कहता है दो कंपोनेंट है ए बी। ठीक है। प्योर स्टेट में ये प्रेशर लगा रहा था पी नॉट ए, ये पी नॉट बी, ये लगा रहा था प्योर स्टेट में प्रेशर, वेपर प्रेशर। और जब सॉल्यूशन में दोनों को मिक्सअप कर दिया तो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर हो गया पी बी। तो ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है ए का इन सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। ऐसे बी के केस में होगा कि जो वेपर प्रेशर है बी का कंपोनेंट का इन सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन के। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो पी नॉट ए एक्स ए, ऐसे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया राउल्स लॉ का। अब यहाँ पे वो कहता है अगर टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लगता है डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ क्या लगेगा? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये हो गया आपका क्या? टोटल प्रेशर। इसको यहाँ पे रख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे? टोटल प्रेशर निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ग्राफ आता है जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में किया था। तो ग्राफ में क्या होता है देखो, जैसे ये ग्राफ बनाया आपने। अब एक है एक्स ए, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, और ऊपर क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर रखेंगे। अब क्या होगा देखो कि जब आपने इसको जीरो रखा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें फॉर्मूला क्या रखा? पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स सी। तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया, यहाँ पे पहुंच गया तो ये पी नॉट ए हो गया। ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? पी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स सी। दूसरे का देखते हैं, सेकंड वाले का। सेकंड है आपका एक्स बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से। अब जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाओगे बढ़ता जाएगा। फाइनली क्या हुआ? 1 तक पहुंचेगा हाईएस्ट, तो यहाँ पे पहुंच गया। तो ये हो गया पी नॉट बी। तो क्या हो जाएगा? पी नॉट बी एक्स बी इज इक्वल टू पी बी। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आता है ये टोटल प्रेशर हो जाएगा, पी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो टोटल प्रेशर निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस, और ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए राउल्स लॉ के लिए। ठीक है। तो ये बन गया ग्राफ ऑफ राउल्स लॉ या आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? यस सर। अब इसमें आता है नेक्स्ट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए।
राउल्ट्स लॉ है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। नॉन वोलेटाइल मतलब उसके सॉल्यूट नहीं बनेंगे, सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनते, केवल सॉल्वेंट के वेपर्स बनेंगे। तो इसका मतलब अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहूंगा मैं इन सॉल्यूशन, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट को हम ए से दिखाते हैं, तो ये ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट तो सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, क्योंकि सॉल्यूट के वेपर्स नहीं बनने के, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम दिखाते हैं पीएस से, तो पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, यहाँ से स्टार्ट होता है ये। अब देखो पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, तो पीएस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से। अब पी नॉट क्या हो गया, जब वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में, प्योर मतलब अलग से आपने रखा तो पी नॉट दिखाएगा, सॉल्यूशन में रखा तो पीएस आएगा, में अलग अलग होगा, ठीक। तो अब क्या होगा देखो, इस केस में हमने क्या करना है कि इसको अपॉन में ले जाओ, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स ए। अब एक्स ए है सॉल्वेंट के लिए, इसको चेंज कर देंगे एक्स बी में, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब इसको प्लस के लिए ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे आप, पी नॉट ऊपर आ जाएगा माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये क्या हो गया आपका राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो इसमें क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस, इसका मतलब होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कम कितना हुआ, ठीक है। पी नॉट क्या हो गया प्योर स्टेट में, ये प्योर स्टेट में हुआ, और पी एस क्या हो गया जब ये सॉल्यूशन के साथ था, तब किसका वेपर प्रेशर है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो जाएगा, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग इन